प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज एक बार फिर हम राजनीतिक विषय पर बातचीत करेंगे। राजनीतिक विषय पर बातचीत करना इसलिए जरूरी हो गया है कि देश के दो महत्वपूर्ण राज्यों के संदर्भ में विधानसभा चुनाव निर्णायक मोड़ पर आ पहुंचे, झारखंड और महाराष्ट्र। झारखंड में पहले चरण के तहत कल मतदान भी होने जा रहा है। महाराष्ट्र में 20 तारीख को मतदान होना है। तमाम राजनीतिक दल और उन राजनीतिक दलों के प्रत्याशी पूरा दमखम लगाए हुए हैं जनता को रिझाने के लिए। जनता को रिझाने के लिए उनके अपने प्लान हैं, अपनी घोषणाएं हैं, अपने ऐलान हैं, लेकिन इन सबके बीच में सुर्खियों में वो बयान है जिनको लेकर हम हैरत में पड़ जाते हैं। भारत में लोकतांत्रिक इतिहास के तहत इस समय जिस शब्दावली का उपयोग तमाम राजनीतिक दलों के नेता कर रहे हैं, वो ये विचार करने के लिए हमें मजबूर कर रहे हैं कि क्या वाकई चुनाव प्रचार की जरूरत देश में रह गई है। अगर चुनाव प्रचार के नाम पर एक दूसरे को गाली देना ही रह गया है, तो क्या और बेहतर तरीका कोई खोजा जाए जिसके माध्यम से मतदाताओं तक बात को संप्रेषित किया जाए। तो आज हम इसी पर बात करें, और यह बातचीत करने का हमारे पास कारण यह है कि हमारे पास कई ऐसे बयान सूची के रूप में है जिनको लेकर हम हैरत में पड़ जाते हैं कि अगर किसी क्लासरूम में किसी बच्चे ने इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया होता तो अध्यापक ने उसके साथ क्या व्यवहार किया होता। तो इस पृष्ठभूमि के साथ आज हम बातचीत करेंगे। हमारा आज का विषय है चुनावी घमासान अमर्यादित बयान। इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय कराएं और वर्तमान समय के संदर्भ में इस प्रासंगिक विषय पर कुछ गंभीर विमर्श करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। तो हमारा आज का विचार सूत्र इस भाषा के संदर्भ में है। कबीरदास जी ने शब्दों को लेकर कई बार बात की और उन्होंने जो बातचीत कही उसको जानने समझने की जरूरत है। उन्होंने कहा था कि मुख आवे सोई कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा, जीभ बांधी तरवार। मतलब कितने ही मनुष्य जो मुख में आया बिना वचारे बोलते ही जाते हैं। ये लोग पराई आत्मा को दुख देते हैं। अपनी जीवा में कठोर वचन रूपी तलवार बांधकर जो ये इस्तेमाल करते हैं, इस संदर्भ में कबीरदास जी ने चेताया था। सैकड़ों साल पहले उनके द्वारा दी गई चेतावनी को, जिनके ऊपर देश और प्रदेश को संभालने की, संवारने की जिम्मेदारी देने का विचार जनता बना रही है, वो ऐसी भाषा के साथ जनता के बीच जा रहा है। विचार, इसी पर हम बात करें। हमारे साथ इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए जो 4 खास मेहमान मौजूद है, उनमें है डॉक्टर हितेश वाजपेयी। उस भारतीय जनता पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं जो भाषाई शुचिता, चरित्रता के संदर्भ में हिमायती रही जाती थी। हमारे साथ देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल के प्रवक्ता के तौर पर डॉक्टर प्रियंका जी, पूजा त्रिपाठी जी। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी सुधी प्रवक्ता है, उस राजनीतिक दल का प्रतिनिधित्व कर रही हैं जिस राजनीतिक दल में कभी मोहनदास करमचंद गांधी रहे, शास्त्री रहे, नेहरू रहे। उसके नेता इस समय किस भाषा के साथ हैं, उनसे ही पूछेंगे। हमारे साथ में मुफ्ती उसामा नदवी साहब है, पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, ओवैसी निशाने पर है, ओवैसी के निशाने पर है। उनसे भी बातचीत करेंगे। और इन सबके बीच में इस गंभीर विमर्श का हिस्सा बनने के लिए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। भाषाई मर्यादा के प्रति उनका आग्रह हमेशा सराहनीय रहा है। वो इन हालात को लेकर क्या सोचते हैं, महसूस करते हैं, जानने में हमारी दिलचस्पी। चर्चा की शुरुआत हम डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी से करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ बयानों पर निगाह डालेंगे जो हमारे कार्यक्रम की आधारभूमि। एक बार सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे तमाम नेता। बोलते हैं आप बीजेपी को बनाने का समय आ गया है, बीजेपी को बनाने का समय आ गया है। ये इतनी मस्ती में आ गए कि ये किसी को, अब ये तो भगवान हो गए ना। ये ओवैसी भी यहाँ आने लगा है। मेरे हैदराबादी भाई, उधर ही रहना, इधर को मत आना, इधर को तुम्हारा कोई कामा नहीं है। यहाँ पर आकर हमको धमकियां दी जा रही है। यहाँ पर आकर औरंगजेब का महिमा मंडन हो रहा है। मैं बता देना चाहता हूं, भारत का जो सच्चा मुसलमान है वो भी औरंगजेब को अपना हीरो नहीं मानता। अरे औरंगजेब तो आक्रमणकारी था, उसने हम पर आक्रमण किया था। इसलिए सुन ले ओवैसी, कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। अब तो तिरंगा लहराएंगे पूरे पाकिस्तान पर।
ए देवेंद्र फडणवीस, याद रखो तुम मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते ना। अगर तुम मोदी अमित शाह भी बैठ गए तो मेरी जबान का मुकाबला नहीं कर सकते। ये महाराष्ट्र के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर से हम पूछना चाह रहे हैं, मेरा नाम लेकर जिहाद का नाम लिया जा रहा है, धर्म युद्ध का नाम लिया जा रहा है। क्या ये इलेक्शन कानून के खिलाफ नहीं है? क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ नहीं है? ये लोकशाही है, जमहूरियत है, यहां पर धर्म युद्ध और जिहाद कहां से आ गया फडणवीस? खैर, तुमने बोला, अब तुमको खुजली होगी अब जब मैं बोलूंगा यहां से। अब तुमने कई एमएलएस को खरीद लिया, चोरी कर ली, तो तुमको क्या बोला जाए? डाकू बोला जाए या चोर बोला जाए? कहाँ लिखा है राजनीति गुंडों को करनी चाहिए, राजनीति लुच्चों को करनी चाहिए, राजनीति लफंगों को करनी चाहिए? भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए। ये भगवा ध्वज, ये भगवा रंग भगवान का रंग है। इसी भगवे झंडे को शिवाजी ने फहराकर पूरे राष्ट्र को एक कर दिया था, महाराष्ट्र को एक कर दिया था। तो भगवाधारी को ही राजनीति करनी चाहिए, सूटेड बूटेड को भारत में राजनीति नहीं करनी चाहिए। तो कुल मिलाकर होड़ है, कौन कितना गिरकर बोल सकता है। और इस होड़ में भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शामिल है। उस भारतीय जनता पार्टी के जिस भारतीय जनता पार्टी के पूर्वज अटल बिहारी वाजपेयी की भाषाई संपन्नता को सुनने के लिए विरोधी भी जाया करते थे, जिस पार्टी में लाल कृष्ण आडवाणी, सुषमा स्वराज जैसे नेता जब बोला करते थे तो लोग मुग्ध हो जाया करते थे। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, क्या आपकी पार्टी का तर्क इतना कमजोर हो गया है कि गाली गलौज के माध्यम से ही उम्मीद कर रहे हैं कि बात में वजन आ रहा है? थोड़ा रोशनी दीजिए। देखिए हिमांशु जी, एक तो मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि जहां तक भाषाई मर्यादा का प्रश्न है, भाषाई मर्यादा होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए और सबकी अपेक्षा है, तो होनी चाहिए, बनी रहनी चाहिए और सबकी अपेक्षा है, तो उसमें कोई दो मत है ही नहीं। दूसरी बात, मुझे लगता है कि मैं थोड़ी सी विनम्रता से आपसे भी क्षमा याचना करूंगा कि गाली गलौज जैसा भी नहीं हुआ है। ठीक है, मैं आपकी बात, सीधी भाषा का प्रयोग हुआ है जिसको हम स्ट्रेट लैंग्वेज बोलते हैं अंग्रेजी में जी, लेकिन गाली गलौज शायद ज्यादा हो जाएगा। जैसा मैं थोड़ा आपकी मदद करता हूं डॉक्टर हितेश भाई, नहीं थोड़ा सा अतिरेक। जो कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है ना, नाना पटोले साहब हैं, हमने बीप कर दिया, हिम्मत नहीं हुई हमारी उस बयान को चलाने की जो उन्होंने बोला। उन्होंने कहा कि भाजपा को कुत्ता बनाने का समय आ गया है। क्या आपको लगता है ये स्टेट है या गाली गलौज है? मैं आपकी बात समझ गया। मैं हमारे बयानों के संदर्भ में बोलना चाहता हूँ जी कि कभी कभी लोकोक्तियों का प्रयोग लोग कर लेते हैं और स्थानीय स्तर पर, जैसे मैंने एक चीज ऑब्जर्व करी है हिमांशु जी, आप भी देखते होंगे कि साउथ के लोग हो गए और जो महाराष्ट्र के भी कुछ सेक्शंस ऐसे हैं, मराठी लोग जो है, उनके यहाँ एक दूसरे को तुम बोलना, ये बहुत, उनके यहाँ एक दूसरे को तुम बोलना ये बहुत अमर्यादित नहीं माना जाता। उत्तर भारत में हम आप कर ही तरफ जाएंगे। तो आपने तो देखा होगा, दिग्विजय सिंह तो ओसामा को भी ओसामा जी बोलते थे सम्मान में। अब वो क्यों बोलते थे वो अपन लोग सब बहुत चर्चा कर चुके हैं। तो कुल मिला के अदब की जो भाषा है वो उत्तर भारत की तरफ और हम जिसको कहते हैं बादब होती जाती है, और दक्षिण की जो हिंदी होती है उसमें संबोधनों को लेकर थोड़े स्ट्रेट रहते हैं। पर मैं मूलतः मैं किसी प्रकार का कोई डिफेंस नहीं ले रहा हूं, और चूंकि मैं भी अटल जी का ही फॉलोअर रहा हूं, अटल जी के ही भाषण सुनते सुनते जिनका आपने जिक्र किया है, हम राजनीति में चले आए। तो हम तो अच्छे खासे एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे थे साहब, मेडिसिन की प्रैक्टिस करते, टीचरों के बच्चे थे। तो मुझे नहीं लगता है कि हम इस कारण से आए कि हमको किसी भी किस्म की कोई मर्यादा छोड़नी है। तो मैं बिल्कुल आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं कि चाहे टेम्परेचर कितना भी हो चुनाव का, हम सभी को उसका पालन करना चाहिए, और हम तो करते ही। नहीं, थोड़ा अंतर है, आप कुछ हाँ कुछ ना पर हैं। आपका कहना है कि इतना हो भी नहीं गया। देवेंद्र फडणवीस छोटे मोटे नेता नहीं है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे हैं, हालात के चलते भी उप मुख्यमंत्री के पद पर भले ही बैठे हैं, फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि उनके द्वारा भाषा के संदर्भ में मर्यादा रखी हो। उन्होंने ओवैसी के लिए कहा, गीदड़ के मुंह में खून लग गया है।
हैदराबाद के सांसद हैं और कई बार के सांसद हैं। क्या बताना चाहते हैं डॉक्टर हितेश वाजपेयी, आपके पार्टी के नेता देखिए, और आपकी पार्टी कि हैदराबाद की जनता गीदड़ को चुनती है? देखिए, मुझे लगता है कि ये लोकोक्तियां ज्यादा हैं जिसका मैंने आपको उदाहरण दिया। फिर भी मैं आपकी बात को कंसीडर करता हूं और मैंने इस बात को बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। लेकिन देवेंद्र फडणवीस जी को आप भी जानते हैं और ओवैसी जी को भी आप जानते हैं और दोनों का अंतर भी आप बहुत अच्छे से जानते हैं हिमांशु जी। तो मुझे लगता है कि दोनों बहुत चिर परिचित भारत की राजनीति के बिंब हैं और दोनों के चरित्र को लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो ठीक है, कहीं पर यदि उनका इस प्रकार की लोकोक्तियों का चयन हुआ है तो आगे आपकी अपेक्षा उन तक पहुंचा दी जाएगी, लेकिन उससे उनका मुझे लगता है भाव ज्यादा समझा जाना चाहिए और चर्चा को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन लोगों को समझना चाहता हूँ, गीदड़ के मुंह में खून लग गया, ये लोकोक्ति आपने कहाँ पढ़ी या कहाँ सुनी? शेर के मुंह में खून लगा ये तो मैंने सुना था, ये गीदड़ के मुंह में खून लगा ये लोकोक्ति कब से अस्तित्व में आई है? थोड़ा डॉक्टर हितेश वाजपेयी भाषाई समृद्धता की दृष्टि से हमें बताएं, हमने कभी पढ़ा नहीं था ये। बिल्कुल, मैं भी इसको खोजकर आपको अपडेट करूंगा। तो कुल मिलाकर डॉक्टर हितेश वाजपेयी पहली बार तर्क के स्तर पर कहीं कमतर पढ़ रहे हैं, तो उन्होंने कहते हैं मैं पढ़ के बताऊंगा। नहीं तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, हमेशा पढ़ा लिखा ही कोट करते हैं, पर उनकी पार्टी के नेता के बयानों ने डॉक्टर हितेश वाजपेयी को कहीं ना कहीं असहज तो किया है, पर क्या उतना ही असहज पूजा जी को भी किया है? पूजा जी, आपकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष बड़े हसरत के साथ अपने आप को ऊंचाई पर देखना चाहते हैं और बीजेपी जिसे इस देश के 24 करोड़ मतदाताओं ने अपनी पसंद माना लोकसभा चुनाव में, वो भारतीय जनता पार्टी जिसको 240 सीटें लोकसभा में देश की जनता ने दी, उसको कुत्ता बना देना चाहते हैं। यही रह गया आपकी पार्टी के पास और आपकी पार्टी के नेता के पास, डॉक्टर पूजा त्रिपाठी। क्या कहते हैं? हिमांशु जी, भाषाई शुद्धता का लोकतंत्र में ध्यान रखना चाहिए और भाषाई मर्यादा की सीमा नहीं लाना चाहिए। तो ये बात मैं यहाँ पे डॉक्टर वाजपेयी जी के साथ इत्तेफाक करती हूँ। पर यहाँ देखा जाना जरूरी है कि अभी आपने वाजपेयी जी की बात की, सुषमा जी की बात की, उनकी भाषाई मर्यादा की बात की, उनकी गरिमा की बात की। अभी हाल ही में 2024 के लोकसभा चुनाव हुए हैं। मटन, मछली, मंगलसूत्र कांग्रेस पार्टी मुजरा करती है। झारखंड में प्रधानमंत्री जी कहते हैं वो आपकी रोटी भी छीन लेंगे, बेटी भी छीन लेंगे। ये प्रधानमंत्री के स्तर की भाषा है। मैं नाना पटोले जी की भाषा के साथ भी वाकिफ नहीं रख रही हूँ, इस बात तो मैं क्लियर कर दे रही हूँ। लेकिन उन्होंने जो बयान दिया, उन्होंने किसी बीजेपी नेता के जवाब में दिया। किसी बीजेपी नेता ने कहा कि ओबीसी को कुत्ता बना देंगे, तब भी मुझे नहीं लगता है कि आपको प्रधानमंत्री के लेवल पे गिरना चाहिए। आज जो भारतीय जनता पार्टी का जो पूरा क्रक्स है भाषाई में, चाहे वो भैंस खोलते हैं, चाहे वो मंगलसूत्र बेचते हैं, योगी जी भगवा वस्त्र पहनकर आकर बटेंगे तो कटेंगे की बात करते हैं। न किसान है इनके सेंटर में, न युवा है, न महिलाएं हैं। ये बात होती है बटेंगे तो कटेंगे। आपने अभी फडणवीस जी का जिक्र किया, मुझे नहीं पता वो कौन सी लोकोक्ति का इस्तेमाल कर रहे थे जब वो कहते हैं वो सुन ले अवैसी कुत्ता भी ना पेशाब करेगा औरंगजेब की पहचान पर। तो भाषाई जब हम बात करते हैं उन्माद की, असभ्यता की, फिरका परस्ती की, तो उसमें 2024 से हम इस भाषा में स्तर में गिरावट क्यों देख रहे हैं? ये मेरा पहला प्रश्न है। जब आप राजनीतिक लड़ाई कर रहे हैं, उसके बाद जब आप कहते हैं कि डॉक्टर साहब रेनकोट पहनकर नहाते थे, कांग्रेस की विधवा, तो आप कौन भाषा को नीचे ले जा रहा है? कौन उस तरीके की राजनीतिक फील्ड बना रहा है कि आप कुछ भी कहेंगे और कुछ भी, मतलब भाषा की तो कोई लिमिट ही नहीं रह गई है। कोई कैसे भी बयान दिए जा रहा है और इस बात पे मुझे लगता है कलेक्टिवली सभी पार्टियों को दुख होना चाहिए कि वो किस लेवल की राजनीति कर रहे हैं। आपको राजनीति करनी चाहिए थी मूल्यों पे, आइडियोलॉजी पे, अपने विरोधी तर्कों पर आप राजनीति करते हैं, आप किसी की मां पे पहुंच जाते हैं। लोकसभा चुनाव में हिमंता बिस्वा शर्मा की तो मैं बात नहीं करूं क्योंकि मियां मुसलमान कटुआ के अलावा उनका कोई भाषण ही नहीं होता। लोकसभा चुनाव में अमित शाह जी और मोदी जी कहते हैं कि राहुल जी की आज अपनी नानी जी के यहाँ से पैसे लाए थे। तो मैं ये कह रही हूं कि जब आप परिवार पर चले जाते हैं, जब आप इतनी छींटाकशी करते हैं, इतनी घोर पर्सनल अटैक करते हैं, तो ये तो होगा ही, ये जो कहते हैं रिपल इफेक्ट होगा ही।
लेकिन नाना पटोले जी की बात से मैं अभी भी सहमत नहीं हूँ, और ये बात मैं बिल्कुल ही आपको वो कर देना चाहती हूँ, क्योंकि कहते हैं ना, लोकोक्तियों की बात कर रहे हैं कि कुत्ता कितना भी भौंके, हाथी को अपनी रॉ में चलना चाहिए। मैं यहाँ किसी को कुत्ता नहीं कह रही हूँ, पर मेरा ये कहना है कि कोई कुछ भी कहे, आपको अपने आज देश में दो विचारधाराओं के बीच में लड़ाई है। आज देश में लड़ाई है, बटेंगे, कटेंगे, जला देंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, भैंस खोल लेंगे, बेटी की रोटी को छीन लेंगे। इसके बनिस्बत एक मोहब्बत की दुकान की लड़ाई है, इसके बनिस्बत एक प्यार की लड़ाई है, एक सम्मान की लड़ाई है। मुझे लगता है कि किसी भी भारतवासी को प्यार, सम्मान और मोहब्बत चुनना चाहिए बनस्बत जलेंगे, कटेंगे, बटेंगे, खटेंगे से। तो ये जो गिर रही है, इस पे सबको दुख है, पर इस गिर रही के लिए जिम्मेदार कौन? क्या आपका अनुभव यह बोलता है कि यह भाषा जनता को बड़ी भारी है, इसलिए होड़ मच गई है कि हम कितना गिरी हुई भाषा का इस्तेमाल करें? हिमांशु जी की जब जनता के सामने जब आप देश का प्रधानमंत्री कहता है कि विपक्षी पार्टियां मुजरा कर रही हैं, जनता के सामने किसी सूबे का मुख्यमंत्री जब कहता है कि बटेंगे कटेंगे, आज भारत की जनता ने जब इन्हें 400 पार से, आपने ठीक है ये इन्होंने इलेक्शन जीता, पर इनको 400 पार से जब लाके 240 पर अपने गठबंधन की बैसाखियों तक सिमटा दिया, तो यह भी एक डिस्कोर्स था, यह भी इस बात की सील थी कि आप अपनी भाषा सुधारिए। आप इस स्तर पर जाके, इस निचले स्तर पर जाके वो नहीं मांग सकते। किसने मंगलसूत्र छीना है, किसने भैंस खोली है, टोटी की, परिवार की, इसकी उसकी, दुनिया जहाने की बात होती है, लेकिन मुद्दों की बात नहीं होती। और ये प्रधानमंत्री के पद से आती है। प्रधानमंत्री जब डॉक्टर पूजा त्रिपाठी जी, देखो आपका अनुभव ये बोलता है, आपकी समझ ये बोलती है, आपकी जानकारी ये बोलती है कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल करने से 400 का लक्ष्य 240 पर ठिठक गया। आप कितने नीचे जाना चाहते हैं जो आपके नेताओं ने इसी प्रकार की भाषा या इससे भी आगे गिरावट के साथ भाषा का इस्तेमाल करने का फैसला किया है? कहां जाके रुकना चाहते हैं रसातल में? हाँ, वही मेरा भी चिंता यही है हिमांशु जी की कहाँ जाना चाहते हैं, कहाँ जा रही है राजनीति, और कब हम मुद्दों की बात करेंगे, कब हम ये बटेंगे कटेंगे पर वोट नहीं मांगेंगे, कब हम मैया सामान पे वोट मांगेंगे, महिलाओं को आर्थिक सहायता पे वोट मांगेंगे, सोयाबीन और प्याज की किसानों पर वोट मांगेंगे, युवाओं में बढ़ते बेरोजगार पे बात करेंगे। हम ये बात नहीं करेंगे कि वो सुन ले, कुत्ता भी पेशाब नहीं करेगा औरंगजेब की मदद। तो मुझे लगता है कि कहीं पर तो इसको रोकना पड़ेगा, और ये जनता को कहीं पर तो रोकना पड़ेगा। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी भी बहुत चिंतित हैं कहां जाके रुकेंगे, पर जिनके चलते ये सब होता है, ऐसा माना जाता है, उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए हमारे साथ में मुफ्ती साहब मौजूद हैं। AIMIM पार्टी के नाम से कहीं ज्यादा पहचान इस पार्टी के प्रमुख की है, नाम उनका ओवैसी है। क्या कहते हैं मुफ्ती साहब, इस भाषाई गिरावट के लिए आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? आप जो बोलते हैं, मतलब आपकी पार्टी के नेता वो उत्तेजित कर देता है, या आपके नेता के लिए जो बोला जाता है वो आपके नेताजी को उत्तेजित कर देता है क्या मसला? क्यों इतनी कटुता के साथ और इतने भाषाई दारिद्र्य के साथ देश के बीच आप लोग आ रहे हैं? सर देखिए, ये असल में हमारे साथ एक नई चिंता जो है वो जुड़ी हुई है कि हम बोले तब लोगों के पेट में दर्द होता है, ना बोले तब लोगों के पेट में दर्द होता है। हम बोल रहे हैं तो कांग्रेस के भी पेट में दर्द होता है। मैडम अभी बोल रही थी, मैडम को बड़ी चिंता हो रही है, मोहब्बत की दुकान बंद हो रही है। लेकिन मेरी मैडम से एक दरखास्त है, मैडम से मैं पूछना चाहूंगा, भाषा पे तो देखिए भाषा की मर्यादा बनी रहनी चाहिए। हम एक संवैधानिक, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था वाले देश में रहते हैं, और यहाँ पर सबका सम्मान, सबका सत्कार करना हमने अपने पूर्वजों से, अपने बड़ों से, अपने महान राजनीतिज्ञों से सीखा है, हम उसी को फॉलो करते हैं। लेकिन मैडम की जो ये मोहब्बत की दुकान है, ये कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं चलती है? मेरा सवाल है, जवाब है इनके पास? इनके पास कोई जवाब नहीं है। आपकी ये मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश में नहीं चलती है। वहां पर बलवाई जाके मस्जिदों पर हमला बोलते हैं, वहां पर बलवाई जाकर मस्जिदों को खाली करवाते हैं, वहां पर बलवाई जाकर मुसलमानों पर हमला करते हैं। तो वहां पर मोहब्बत की दुकान नहीं खोलते हैं। इनको मोहब्बत की दुकान कहाँ चलानी है? उत्तर प्रदेश के अंदर। इनको मोहब्बत की दुकान कहाँ चलानी है? दिल्ली के अंदर। इनको मोहब्बत की दुकान कहाँ चलानी है? तेलंगाना के अंदर। अरे मैडम जी, आप ये बताइए, आपकी मोहब्बत की दुकान हिमाचल प्रदेश के माहौल में, जहाँ पे अच्छी गर्मी में भी अच्छी सर्दी होती है, वहां का माहौल भी खुशगवार रहता है,
तो मोहब्बत के लिए सबसे अच्छी और पुरलुत्फ जगह है, तो आप अपनी मोहब्बत की दुकान शिमला में भी चलवाइए जरा, वहां नहीं चलाएंगे आप, वहां नहीं चलाते हैं। और जहां तक भाषा की बात है साहब, पहली बार इस देश के अंदर आजादी के बाद से मुसलमानों के हक व इंसाफ के लिए, उनके हुकूक के लिए लड़ रहा है, इसीलिए लोगों को खल रहा है, और इसीलिए लोग जो है वो हाजमा दूर करने के लिए और मनोबल तोड़ने के लिए बैरिस्टर ओवैसी पर हमला करते हैं। लेकिन बैरिस्टर साहब हमेशा एक बात कहते हैं कि मेरी जबान का मुकाबला ये छुट भैया तो छुट भैया, इनके बड़े भैया और इनके आका भी नहीं कर पाएंगे। पार्लियामेंट में देख लेते हैं जिस तरह दहाड़ते हैं तो लोग बगले झांकने लगते हैं कि ओवैसी साहब का जवाब कैसे दें। जी तो मुफ्ती साहब, आप तो अभी बोल रहे थे हम भी भाषाई की शालीनता रखना चाहते हैं, हम भाषाई मर्यादा रखना चाहते हैं, हम तो हमारे तो पूर्वज सम्मान देते हुए आए हैं। ये अभी आपने छोटे भैया बताया, ये छोटे भैया का आपका आशय क्या है? नरेंद्र मोदी आपको छोटे भैया दिखते हैं, देश के गृह मंत्री अमित शाह आपको छोटे भैया दिखते हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रहे, अब उप मुख्यमंत्री भी रहे देवेंद्र फडणवीस आपको छोटे भैया लगते हैं। थोड़ा बता देना आपकी निगाह में कौन छोटे भैया है? साहब आप एक बात बताइए, देश की इतनी बड़ी पार्टी का एक इतना बड़ा पूर्व मुख्यमंत्री, अब उसको उप मुख्यमंत्री बनना पड़ रहा है तो छोटे भैया बना है ना जी, यानी उसको भी कंप्रोमाइज करना पड़ रहा है, तो छोटे भैया कंप्रोमाइज करता है, नेता कंप्रोमाइज नहीं करता है। जी, अपनी पार्टी के अनुशासन में रहना आपके अनुसार समझौता होता है, इसलिए वो छोटे भैया हो जाता है। में रहने के लिए उनके अलावा कोई छोटा नेता होता, हम तो खुशी होती कोई किसी मंडल के कार्यकर्ता को उप मुख्यमंत्री बनवा देते और कहते कि जब हम मैंडेट के साथ आएंगे तब हम मुख्यमंत्री बनेंगे, तो कोई बात नहीं है। रजवी साहब, अपन मूल मुद्दे पर आते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि आपके नेता की भाषाई जुबान इस देश के माहौल को खराब करने में एक बड़ा कारक है? आपके नेताजी बोलते हैं 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दो, बताते हैं क्या कर सकते हैं। क्या आपको नहीं लगता है कि ये लोगों में आवेश लाता है, गुस्सा लाता है और उस भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए बाध्य कर देता है जिसकी सामाजिक जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत है? साहब देखिए, एक बात सुनिए, असल में ओवैसी साहब की भाषा से दिक्कत नहीं है, ओवैसी साहब के नाम से दिक्कत है। ओवैसी साहब एक मुस्लिम पॉलिटिशियन देश में उभर कर सामने आ रहे हैं, इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों को खलता है। और साहब सुनिए, टायर के याद है आपको, याद है या नहीं है? मुझे तो सारा याद है, तभी तो मैं सवाल उठा के यहां दर्शकों के बीच में आया हूं। पर याद नहीं है? किसको कहा था टायर के नीचे कुत्ते का बच्चा आ जाता है तो उसको तब दर्द होता है? मुसलमानों को कहा था ना, तो याद है ना आपको? मुझे याद है। तो कुल मिलाकर हर व्यक्ति के पास अपनी भाषाई अभिव्यक्ति को जायज ठहराने के लिए दलील है। डॉक्टर हितेश वाजपेयी ने तो कह दिया लोकोक्तियों का इस्तेमाल है, कोई गाली गलौच नहीं है। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी ने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से लेकर बाकी नेता ऐसी भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि तो करें क्या। हालांकि वो स्वयं इसकी हिमायत नहीं कर रही जो नाना पटोले ने बोला है, पर हमारे साथ में नदवी साहब तो सीधे कह रहे हैं शुरुआत तो हमारे साथ होती है। हमारे नेता को जिस प्रकार की भाषा से संबोधित किया जाता है, हमारी कौम को जिस तरीके से बोला जाता है, इसके संदर्भ में कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? तो मेरे साथ में रमेश शर्मा जी हैं, इन सारे सवालों का उत्तर देंगे। क्या कहते हैं रमेश शर्मा जी? क्या आपको लगता है ये सब अपने गिरेबान में झांकने के स्थान पर दूसरे के गिरेबान को पकड़ने के लिए तत्पर है? इनको पता है कि ये गलत कर रहे हैं, लेकिन चाहते ये हैं कि सामने वाले को ही गलत ठहरा दिया जाए। क्या कहते हैं आप? मैं आपकी बात से सहमत। कई बार मुझे लगता है कि जो आज की राजनीति है, राजनेताओं का कान का कनेक्शन और आंख का कनेक्शन सीधा जुबान से हो गया। सोचने समझने की किसी के पास ना तो समय है, ना उनकी इच्छा भी है कि इसमें सुना तो उसका उत्तर देना, जो देखा है तो उसका उत्तर देना। इसी राजनीति में आप अगर देखेंगे, राजनेताओं को हर हालत में भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि राजनेताओं का अनुसरण जन सामान्य करता है। यदि राजनेता हीन शब्दों का उपयोग करेंगे, गिरे हुए शब्दों का उपयोग करेंगे, तो समाज कहां पर जाएगा? ये जो राजनेता माइक से उपयोग कर रहे हैं, ये इस तरह की भाषा तो सामान्य तौर पर सामान्य दिनचर्या में सामान्य आदमी नहीं करता। ये ठीक है कि सड़क पर गाली गलौज टाइप झगड़ा हो गया तब आवेश में आकर के कोई कह दे, लेकिन माइक पर जैसी राजनेता भाषण दे रहे हैं, ये बहुत आश्चर्यजनक है मेरी दृष्टि में। मैं दो आपको संस्मरण
देखा हिमांशु जी बताना चाहता हूं। जी। एक बार राजीव गांधी थे और राजीव गांधी को मुझे व्यक्ति देर से याद कर रहा था सांसद का, तो उन्होंने संसद में कहा और उन्होंने एक बात का उत्तर नहीं दिया और उत्तर दे करके उन्होंने केवल और केवल अपनी बात कही। उनकी बात का जो उन्होंने अपशब्द कहे उसका कोई उत्तर नहीं दिया। लगभग यही स्थिति अटल बिहारी वाजपेयी की थी। अटल बिहारी वाजपेयी कितना भी होने के बाद भी इंदिरा जी को देवी कहते थे। और फिर जो लोग जिन चीजों का पालन करते हैं, अगर मान लीजिए हम कृष्ण जी की बात करें तो एक सज्जन ने उनको 100 गालियां दी और जब 100 गाली हुई तब उन्होंने चेतावनी दी कि यार अब गाली मत दे देना। उसके इन्हें कल्पना कर सकते हैं 100 गाली किसी का सुन लेना। नबी हुजूर के बारे में मैंने सुना है कि वो एक गली में से निकलते थे और एक महिला उन पर रोज कचरा डालती थी। कभी नबी हुजूर ने उनको कोई पलट कर नहीं दिया, बल्कि जब वो बीमार हुई तो उसका इलाज कराने के लिए गए। तो मैं समझता हूं किसके पालन कर रहे हैं, कृष्ण का चरित्र क्या है, नबी का चरित्र क्या है, किन चीजों का पालन करके आप राजनीति कर रहे हैं। आप अगर देखेंगे जिस तरह की भाषा आप बोल करके उत्तर दिया है, रामचरितमानस का जो बाल कांड है उसका मेरे ख्याल से पहला या दूसरे मास पारायण है, उसमें 16 प्रकार के लोगों का तुलसीदास जी ने वर्णन किया है। और क्या उपाधि दी है आप पन्ने पलट करके देख लीजिए कि जो लोग बिना सोचे हुए केवल अपशब्दों का उपयोग करते हैं उनको उन्होंने किस श्रेणी में रखा। 16 प्रकार के जो उन्होंने, और उनकी वंदना जो की है, व्यंग में उन्होंने वंदना की है। तो ठीक इसी प्रकार अगर आप देखेंगे, आपने खुद कबीरदास जी की चौपाई लेकर के बताई है, तो कहने का अर्थ जो है संस्कृति कहां पर है, बुजुर्गों ने क्या शिक्षा दी है और राजनेता किस तरह का देश बनाना चाहते हैं, कैसा मतदाता बनाना चाहते हैं। ऐसे राजनेताओं को कोई प्रशंसा नहीं करेगा। ये उनको लगता है कि हमने कह दिया है, लेकिन उनकी कोई प्रशंसा नहीं करेगा। मुद्दे की आजकल बात होती नहीं, अपशब्दों की बात होती है। और फिर अपशब्द कहीं एक कह करके दूसरे पर, और अगर किसी एक व्यक्ति ने कह दिया तो दूसरे को उत्तर क्यों देना उसका। गौतम बुद्ध का एक संस्मरण आता है हिमांशु जी, आपने पढ़ा होगा। एक व्यक्ति आया और उसने लगातार उनको गाली दी और उसके बाद जब वो चले गए तो उनके शिष्य ने पूछा कि आपने उत्तर नहीं दिया। तो उन्होंने कहा कि कोई मुझे भोजन कराएगा तो मैंने उसका ग्रहण नहीं करूंगा तो वो उसका ही होगा, उसकी गालियां वो उसकी हैं। इस आदर्श के देश में हम जन्मे हैं। उसके बाद भी अगर राजनेता ऐसे अपशब्दों का उपयोग करेंगे, हीन भाषा का उपयोग करेंगे, तो किस तरह की संस्कृति को आप निर्माण करना चाहते हैं। क्या राजनेता केवल चुनाव को और सत्ता को केवल सत्ता भोग का साधन करना चाहते हैं कि समाज निर्माण का और राष्ट्र निर्माण की तरफ ले जाना चाहते हैं। राष्ट्र निर्माण की तरफ होकर लेकर के जाएंगे, आपको भाषा की मर्यादा का ध्यान रखना ही चाहिए। देखिए एक बार रमेश जी, आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं कि राजनेता उद्देश्य की प्राप्ति के लिए ही प्रयत्न करता है। ये जो भाषाई गिरावट है, क्या ये जनता के बीच में राजनेता को ज्यादा स्वीकार्य बना रही है? क्या इसके कारण से राजनेता का अनुभव ही आ रहा है कि उसे वोट बेहतर मिल रहे हैं, उसको समाज में स्वीकारता ज्यादा मिल रही है, इसलिए प्रोत्साहित होकर कौन कितना खराब बोले ये होड़ शुरू हो गई है? देखिए, मुझे जो लग रहा है कि एक समय हुआ करता था, राजनेता अपने वरिष्ठों के पास बैठते थे और वो अध्ययन भी करते थे। इस समय राजनेताओं का अपने वरिष्ठों के पास बैठना, उनका अनुभव से सीखना, मार्गदर्शन लेना, वो शून्य पर चला गया। अध्ययन भी शून्य पर चला गया। बस जो मन में आता है तो बोलते हैं। कई बार आप अगर देखेंगे तो मतदाता भी इन चीजों को बिल्कुल पसंद नहीं करता, लेकिन उसके पास कई बार विकल्प नहीं होता या शोर इतना ज्यादा होता है, उस शोर में वो किसी ऐसे व्यक्ति को फिर वोट नहीं दे पाता या वोट देने जाता नहीं है। ये जो मतदान का प्रतिशत कई बार कम रह जाता है, वो कहीं ना कहीं राजनेताओं की जो अमर्यादित टिप्पणियां होती हैं, अमर्यादित आचरण होता है, उसके कारण ही मतदान का प्रतिशत कम होता है। तो रमेश शर्मा इस नतीजे पे हैं कि आज के नेताओं ने पढ़ना, लिखना, अध्ययन करना छोड़ दिया है। मेरे साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं की ये सभा थी, इतने हजार लोग आए, कई बार लाखों भी आते हैं, पर वो हजारों और लाखों के आने के लिए जो संसाधन लगते हैं ना हितेश वाजपेयी जी, उससे हम भी वाकिफ हैं, आप भी वाकिफ हैं। पर यही भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी की अगर सभा होती थी तो केवल एक लाउड स्पीकर शहर में घूम जाता था, लोग स्वस्फूर्त आते थे और पांव रखने की जमीन नहीं मिलती थी। हालत ये होती थी कि विरोधी दल के नेता और कार्यकर्ता भी सुनने के लिए आया करते थे। क्या आपको नहीं लगता है भाजपा को अतीत की ओर लौटने की जरूरत है? जैसे भाषाई दारिद्र्य के स्थान पर भाषाई समृद्धि के पन्ने पलटने की जरूरत है। क्या डॉक्टर हितेश वाजपेयी को इसकी जरूरत महसूस नहीं होती? हिमांशु जी, मुझे लगता है बदलते दौर में आपने केवल मैदान देखा है, वहीं पर उस मैदान का हम कई प्लेटफॉर्म पे प्रसारण भी करते हैं।
लाइव प्रसारण, आपको पता है। हम भारतीय जनता पार्टी ने डिजिटल कम्युनिकेशन में एक क्रांति हम लेकर आए हैं, चाहे वो चुनाव प्रचार के संदर्भ में हो या कम्युनिकेशन के संदर्भ में हो, तो आपने वो संख्या भी जोड़ना चाहिए इसमें। तो हमने अपने कम्युनिकेशन के जो सिस्टम है उसको भी समय काल परिस्थिति के अनुसार एनरिच किया है। मतलब कांग्रेस तो हमारी अभी पीछे पीछे चल रही है, फॉलो करने की कोशिश कर रही है। बहरहाल खैर एनीवे, यदि लेकिन एक चीज और देखेंगे हिमांशु जी आप, कि ये जो चुनाव हो रहे हैं, इस चुनाव में आप बात जिनकी कर रहे हैं वो चुनाव में ना 3 में है ना 13 में है। भाई जैसे पूजा जी बोल रही थी कि बैसाखी और अरे भाई आपकी पार्टी के तो हाथ पांव टूट गए, नाखून टूट गए, दांत टूट गए, पता ही नहीं, नर्वस 99 पे चली गई। आप कहां दूसरे को देख रहे हो? अभी तो अपने आप को संभालो आप। अच्छा, महाराष्ट्र जैसे राज्य में पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर एकनाथ शिंदे जी, तीसरे नंबर पर अजीत पवार जी, चौथे नंबर पर शरद पवार जी, 5वें नंबर पर उद्धव ठाकरे जी। अब इसमें कांग्रेस और ओवैसी जी आ कहां रहे हैं? अच्छा आप बताइए। ऐसे ही आप झारखंड आ जाइए, पहले नंबर पर भारतीय जनता पार्टी, दूसरे नंबर पर सोरेन साहब की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा। तो आप तो पड़ोस में रहते हैं, आप बहुत अच्छे से जानते हैं वहां भी कांग्रेस का कोई अस्तित्व थोड़ा ना है, और इसीलिए कांग्रेस को सीटें ही नहीं दी है। तो आप कांग्रेस के बयान दो सवाल है मेरे के लिए आपके साथ में डॉक्टर हितेश वाजपेयी, थोड़ा बात को व्यापक कर देता हूं जी जी। तो इसीलिए ऐसे लोग जिनके पास वोट लेने के लिए कुछ बातें नहीं है, जो नहीं ले पा रहे हैं, वो केवल अपने बयानों की फुलझड़ियां छोड़ते रहते हैं और जबरन बाजार को गर्म करते रहते हैं, टीवी की सुर्खियां ले लेते, वोट मिलना नहीं है उनको। अब 2 सवाल हैं आपसे डॉक्टर हितेश वाजपेयी। एक तो जानना यह था कि आप तकनीकी स्तर पर अपने आप को बेहतर करने पर इतना जोर लगा गए कि भाषा स्तर पर दारिद्र्य आपका हिस्सा में आ गया। एक सवाल तो इस बात को लेकर है। और डॉक्टर पूजा त्रिपाठी के पार्टी के हाथ टूट गए, पैर टूट गए, नाखून टूट गए, तब टूट गए जब उनकी लोकसभा में 99 सीटें हैं। दांत भी टूट गए, ठीक है, दांत भी टूट गए। तो आप थोड़ा सा ये बताएंगे कि जब आपकी केवल 2 सीटें थी उस समय आपका क्या क्या टूट गया था और उसके बावजूद भी आप खड़े हो गए? बहुत अच्छी बात कही आपने। हमारा टूटा कुछ नहीं था, क्योंकि हमारी शुरुआत 2 से थी, हमारा शैशव काल था वो जी। आप समझ ही नहीं पाए। अच्छा, मैं तो समझ में नहीं आया। अरे गजब हो गया। रमेश शर्मा जी थोड़ा रोशनी देंगे। आप पहले मुझसे ले लीजिए। नहीं, श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जवान हुआ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की तपस्या और आडवाणी, बलराज मधोक और अटल बिहारी वाजपेयी का पुरुषार्थ 1984 तक किसी गिनती के लायक नहीं था। तो लो सर, बच्चे से तो सुन लो जी। 1980 में हमारा जन्म हुआ। अच्छा। आप 82 की बात कर रहे हो, 84 की कर रहे हो, तो आप भाई समझो तो सही। तो 80 से 84 600 खाली तो हुआ टोटलर। वहां से 2 से हमारा सफर बढ़ता बढ़ता हम 240 पे आज। तो हम तो बड़ा, हमारे दांत कहां, हम जब 240 से 40 हो जाएंगे तो जरूर आप बोल सकते हो भाई इनके दांत टूट गए, आते बाहर आ गई, है ना। मतलब ये आपके नहीं, ये उनकी व्याख्या है पूजा जी की, जिसमें मैंने परिदृश्य को रखा है। लेकिन 125 साल पुरानी पार्टी का तो यही बोलोगे ना, जो 420 की संख्या लेती थी कि ऐसी धड़ाधड़ हो रही है, उल्टी हो रही है, सीधी हो रही है। और महाराष्ट्र में जो मैंने क्रम बताया आप भी जानते हैं बहुत अच्छे से भाई। आप नहीं आने वाले, 4थे 5वें नंबर पर आपको आना है। तो इसलिए ये कारण है कि आप टीआरपी के लिए, टीवी पे बने रहने के लिए, आपने तो आधे उन दलों को ही नहीं बुलाया जो कि जीतने वाले हैं। पता है आपको, आपकी विंडो में ही नहीं है। अब आपका पराक्रम है ही नहीं कहीं, अब आप है ही नहीं कहीं। अब आपका पराक्रम ऐसा है जिसको संदर्भ में आपकी पार्टी के तीसरे में शीर्ष नेता इसी भोपाल में 70,000 करोड़ के घोटाले में आरोपी बताते हैं, नेचुरल करप्ट पार्टी बताते हैं, उसका 1 हफ्ते बाद ही डिप्टी चीफ मिनिस्टर के तौर पर शपथ कराते हैं। अगर भाषाई मर्यादा, सार्वजनिक जीवन में शुचिता के आप इतने ही हामी हैं, तो आपके तर्क रमेश शर्मा जी इसमें रोशनी, रमेश शर्मा जी आप इत्तेफाक रखते हैं भाजपा कुल मिला के अस्तित्व में 1980 में आई, जनसंघ को हमें उल्लेखित नहीं करना चाहिए। रिकॉर्ड पे आप कैसी बात कर रहे हैं जी? आप गूगल कर लीजिए, रिकॉर्ड पे आप रिकॉर्ड उठा के आरटीआई। रमेश शर्मा जी की भी टिप्पणी आने दीजिए ना। आप बगल में बैठे हैं, लेकिन मैं तथ्यात्मक रूप से गलत नहीं हूं ये कहना चाहता हूं। हाँ, डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी तथ्यात्मक रूप से तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी सही हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जन्म मेरे ख्याल से 5 या 6 अप्रैल 1980 को बंबई में समंदर के किनारे हुआ। ये भारतीय जनता, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का जो पूर्व स्वरूप जनसंघ था,
जनसंघ का घटक का जनता पार्टी में विलय हुआ। और मेरे ख्याल से जनता पार्टी जब 77 में जीती थी तो जनसंघ के सदस्य 91 या 93 इनकी संख्या थी, और जनसंघ का जन्म 1951 में हुआ था। और 72 जैसी विषम परिस्थिति में, जबकि इंदिरा जी की हवा थी, उस स्थिति में भी 32-34 सीट मध्य प्रदेश में शायद 11 सीट जनसंघ की थी। तो जनसंघ का पूर्व स्वरूप तो चूंकि रहा है, अब वो ठीक है कि चूंकि जनता पार्टी में विलय हो गया था, वो फिर विलय से निकल करके फिर नए सिरे से वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में आए, तो उसका जन्म 1980 में ही हुआ। जी, तो क्या रमेश शर्मा जी आप नहीं मानते हैं कि जो 2 सीटों पर सिमट गई थी भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी की बोलिए शुरुआत 2 सीटों से हुई थी। डॉक्टर हितेश वाजपेयी, थोड़ा रमेश शर्मा जी से भी बात होने दीजिए। नहीं आप ताची बोल के रखते रहे। तो आपको रमेश शर्मा जी की शब्दा पे भरोसा नहीं है? नहीं उनने बताया ना, तो रमेश शर्मा जी मुझे बताएंगे। जनता पार्टी और भारतीय जनता पूरी बता रहे, आप उनको क्या, वो सीनियर आदमी, आप जबरन उनको अपनी बात बनवाने में लगे। कुल मिलाकर जनसंघ के संदर्भ में जो कुछ भी उपलब्धियां हैं, उनको डॉक्टर हितेश वाजपेयी भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि के रूप में नहीं देखते। आपने जबरन रखा फिर से एक नया। नहीं, लेकिन जनसंघ के 2-3 चीज भारतीय जनता पार्टी ने ली, जैसे 370 जो था वो जनसंघ का नारा रहा है। एक नागरिक आचार संहिता भी जनसंघ का नारा रहा है। तो कहीं ना कहीं मोदी जी के समय 370 और एक नागरिक आचार संहिता की चर्चा तो हुई। तो राम मंदिर का भी विषय रहा है। तो कुल मिलाकर जनसंघ की यात्रा करके भारतीय जनता पार्टी जो शुरू में पहुंची, सवाल इस बात को लेकर था कि वो भारतीय जनता पार्टी जो एक समय अपने भाषाई समृद्धि के कारण देश में सराहना का विषय होती थी, अब वो अपनी तकनीकी उपलब्धियों पर मुग्ध है कि देखो हमने डिजिटल तौर पर कितना कम्युनिकेशन कर दिया। ये आपका निष्कर्ष है? जी, मेरा ही निष्कर्ष मायने है इस कार्यक्रम के अंतर्गत, जो आपकी दलीलों से निकल कर आ रहा। आप ही बता रहे हैं हमने ये क्रांति की है, और हमारा सवाल है कि आपकी भाषा कहां चली गई है। और उस भाषा के सवाल पर ही आगे बढ़ते हैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपके पास में। क्या आपको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या अन्य नेताओं की काट के लिए जो शब्दावली के साथ में कांग्रेस के नेता मैदान में है, जनता उसे सराहेगी? देखिए, जनता मुझे लगता है शब्दावली पे जो गिरना है, गरिमा का गिरना, इसको कभी नहीं सराहे। पर अभी वाजपेयी जी आंख तोड़ने की, दांत तोड़ने की बात कर रहे थे। अभी याद दिला देती हूँ, 4 महीने पहले की बात है, 48 सीट पे लोकसभा इलेक्शंस में थे महाराष्ट्र में, भारतीय जनता पार्टी को कितना मिला? उनकी याददाश्त थोड़ी कमजोर हो गई है, तो याद दिला दो, 9 सीट पे जीती। और कांग्रेस को कितनी मिली? 13 सीट। 17 पे कंटेस्ट किया, 13 सीट थी। तो आज तो बैठ के ये हाथ तोड़ने और दांत तोड़ने की बात ना करें। झारखंड पे बात कर लें तो जेएमएम कांग्रेस की अलायंस सरकार चला रही है, उसके मुख्यमंत्री को जेल में डालने के बाद भी। और आप चाहे कितनी भी इन्फिल्ट्रेशन की बात करें, चाहे कितनी भी बेटी और रोटी और माटी को छीनने की बात करें, सच्चाई यही है कि जेएमएम और कांग्रेस की सरकार है। तो ये बात मैं उन्हें याद दिला दूं। और जहां तक भाषाई शुचिता की बात है, डिजिटल कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी की बहुत बात हो रही है। डिजिटल फेसबुक और व्हाट्सएप पे सवार होकर मोदी जी 2014 में आए, 2019 में उन्होंने अपनी सत्ता सीन की। पर डिजिटल कम्युनिकेशन का जिस प्रकार का, अभी हम भाषाई गिरावट की बात करें हिमांशु जी, ये मेरी नहीं है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है कि भारतीय जनता पार्टी में 63% ऐसे हैंडल्स हैं जो महिलाओं को रेप की धमकी देते हैं, बलात्कार की धमकी देते हैं, उनका रेट स्थापित करते हैं, मार्केट में रेट क्या। और ऐसे कई हैंडल्स को प्रधानमंत्री जी खुद फॉलो भी बात पूरी करने दीजिए, आपको मौका दूंगा मैं हितेश, तो आप आपत्ति कीजिएगा ना जी। ये डिजिटल स्ट्रैटेजी की महिलाओं को रेप की धमकी दो, महिलाओं को इसकी धमकी दो, महिलाओं को बलात्कार की धमकी दो, महिलाओं को ट्रीटमेंट करने की धमकी दो, महिलाओं का रेट स्थापित करो। 63% हैंडल, ये हमारी नहीं, ये एक न्यूट्रल एजेंसी की रिपोर्ट कर। प्रधानमंत्री जी तो खुला फॉलो भी करते हैं उनको, जो दूसरों को गालियां देते हैं, औरतों से बदतमीजी करते हैं। तो ये तो इनकी डिजिटल स्ट्रैटेजी है। तो इनकी अगर इस डिजिटल स्ट्रैटेजी पे ये सत्ता करके अपने की पीठ थपथपा रहे हैं, तो ये सत्ता ले। हमें इस तरीके की भाषाई अमर्यादा में नहीं जाना है, औरतों को रेप की धमकी नहीं देनी, औरतों का रेट स्थापित नहीं करना, ये इन्हीं को मुबारक हो। और जहां डॉक्टर पूजा त्रिपाठी थोड़ा खड़गे जी बहुत अनुभवी राजनेता हैं, बहुत उम्रदराज हैं, बड़ी लंबी उनकी आयु है, बड़ा लंबा राजनीतिक जीवन है, सार्वजनिक जीवन है, वो क्या भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं? योगी आदित्यनाथ जो उत्तर प्रदेश में प्रचंड जनादेश के साथ 2-2 बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए बोल रहे हैं योगी आदित्यनाथ साधु की भाषा नहीं, टेररिस्ट की भाषा बोल रहे हैं। क्या कहती हैं आप? यही रह गया?
कबीर के दोहे से अपना शो ओपन किया था, तो मैं कबीर के दोहे को ही कोट करूंगी कि साधु भया तो का भया, बूझा नहीं विवेक, धागा तिलक बताई करी, दग्ध्या लोग अनेक। संत की भाषा क्या होती है? संत की भाषा में विनम्रता होती है, शीलता होती है। संत की भाषा में बटेंगे तो कटेंगे नहीं होता। संत किसी बुलडोजर जस्टिस का पुरोधा नहीं होता। संत हमारे सनातन में, मैं खुद हिंदू हूं, संत की ये भाषा नहीं हो सकती कि आप बटेंगे तो कटेंगे। तो खड़गे जी ने, मैं पटोले जी की भाषा से फिर भी इत्तेफाक नहीं रखती, पर खड़गे जी ने यही पूछा क्या ये संत की भाषा है? अगर आप एक मिनट, मैं डॉक्टर पूजा त्रिपाठी आपसे समझना चाहता हूं, बटेंगे तो कटेंगे में ऐतराज के लायक क्या है? देश को एकजुट रहना चाहिए, देशवासियों को एकजुट रहना चाहिए, देशवासियों को एकता के साथ रहना चाहिए। अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश का नेता देशवासियों से यह आह्वान कर रहा है कि बढ़ जाओगे तो कट जाओगे, और देश अतीत में इस बात का साक्षी रहा है, जब जब हम बटे हैं तब तब हमने उसकी कीमत चुकाई है, तो इस पर आपको ऐतराज क्यों हो गया? आप इतनी परेशान क्यों हो गई, और आपकी पार्टी भी इतनी परेशान क्यों है? ये देशवासियों से आह्वान नहीं है मानशु जी, हिंदुओं से आह्वान। अगर इनके 10 साल के शासन के बाद अगर हिंदू, इनको लगता है कि असुरक्षित है, अगर हिंदुओं को ये वॉर क्राई देना चाह रहे हैं कि आप बटेंगे तो कटेंगे, अगर हिंदुओं को आप ये बताना चाहते हैं कि आप अभी भी असुरक्षित हैं, तो बेहतर है आप सत्ता से उतर जाइए। यह देश संविधान से चलेगा, किसी बैटल वॉर क्राई से नहीं चलेगा कि हम बटेंगे तो कटेंगे। यह देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर जस्टिस के रौंदने से नहीं चलेगा। इसीलिए खड़गे जी ने कहा, मैं खड़गे जी की बात का 100% समर्थन करती हूँ कि आप अपने। अच्छा डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, मुझे कोई एक उदाहरण दिखाई जिसमें ये कहा हो कि हिंदुओं अगर तुम बटोगे तो कट जाओगे, ये योगी आदित्यनाथ ने कहा है। ये बटेंगे कटेंगे हिंदुओं आपने क्यों का से हिंदुओं पर ही ले लिया? ये देशवासियों के संदर्भ में आह्वान है, इस रूप में आप क्यों नहीं लेते? और अगर ये आह्वान है तो इस आह्वान में ऐतराज किस बात का है? ये आह्वान है क्योंकि आप कहना चाह रहे हैं कि हिंदू असुरक्षित है, हिंदू बटेगा। आप अगर जातिगत जनगणना के खिलाफ ये स्टैंड ले रहे हैं हिंदू का, तो आप बटोगे तो कटोगे। कौन काट रहा है? कौन आपका मंगलसूत्र छीन रहा है? कौन आपकी भैंस खोल रहा है? कौन आपकी माटी और बेटी को छीन रहा है? ये बताइए। आज तक किसी भी कांग्रेस लीडर ने ऐसी बात की? कौन काट रहा है इन्हें? अगर काट रहे हैं, अगर इनके 10 साल के शासन, 3rd टर्म के बाद भी अगर हिंदुओं को ये डर दिखाया जा रहा है कि आप कट जाएंगे, तो फिर तो भगवान ही मालिक है इनका, फिर तो सत्ता में रहने का इन्हें अधिकार नहीं। क्योंकि अगर आपको तीसरे टर्म में भी बटोगे तो कटोगे, हिंदू मुस्लिम करके अगर आपको वोट मांगना है, आपको अब भी मुद्दों की बात नहीं करना है। कटोगे की कहां से आ गई? कटोगे का रिलेवेंस। अच्छा एक बात बताइए पूजा जी, आपको हिंदू मुसलमान पर वोट मांगने पर ऐतराज है, और आप दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक और ब्रैकेट में मुसलमान के आधार पर वोट का आह्वान करते हुए दिखाई देते हैं, अखिलेश यादव जी, इस पर ऐतराज क्यों नहीं होता? नहीं, हम सीधी सी बात कर रहे हैं सरकार से कि आप जातिगत जनगणना कराइए। आपने सबको एक ब्रैकेट बना दिया कि आप बटोगे तो कटोगे, आपको बटना नहीं है। ये अलग बात है कि इस देश में सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार भाजपा शासित राज्य में होता है। इस देश में सबसे ज्यादा अगर किसी के सर पे मूता जाता है तो यह सोच के मूता जाता है कि वो लोअर कास्ट का है। अगर किसी को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, अगर किसी को गांव में घुसने नहीं दिया जाता है, तो वो दलितों पर अत्याचार है। तो बटा तो है ही, पर आपको उनके नंबर नहीं चाहिए। आपको ये नहीं जानना है कि उनकी संख्या कितनी है, ताकि आप। पूजा त्रिपाठी जी, थोड़ा विषयांतर हो जाएगा, पर देखिए इसमें आप भारतीय जनता पार्टी पे इतने नाराज मत होइए। अगर इस पे आपको नाराज होना है ना, तो आपको नाराज होना चाहिए पंडित जवाहरलाल नेहरू पर, इस पर आपको नाराज होना चाहिए लाल बहादुर शास्त्री पर, इस पर आपको नाराज होना चाहिए इंदिरा गांधी पर, इस पर आपको नाराज होना चाहिए राजीव गांधी पर, और आपको नाराज हो जाना चाहिए मनमोहन सिंह, सोनिया गांधी पर भी। ये लोग कभी जाति आधारित जनगणना के हिमायती नहीं रहे, क्योंकि इन्हें लगता था देश बढ़ जाएगा, इसीलिए उन्होंने हमेशा इस पर ऐतराज रखा। उन्होंने चाहा कि हम समता मूलक समाज की स्थापना के लिए संकल्पित हों, और आप समता के स्तर पर विषमता के संदर्भ में पैरवी कर रहे हैं। तो आपको भाजपा से जितनी भी नाराजगी हो सकता है, पर उससे ज्यादा नाराजगी अपने पूर्वजों से होनी चाहिए। पर मुझे जाना है एआईएमआईएम के प्रवक्ता जी के पास, जो हस्तक्षेप करना चाह रहे हैं, नदवी साहब जी। नदवी साहब, कहां कुछ ऐसा हुआ जिसने आपको हस्तक्षेप के लिए बाध्य कर दिया? अरे सर, कई जगह ऐसा हुआ। मैं फिर मेरा वही सवाल है, मैडम जवाब दे ही नहीं रही है कि मोहब्बत की दुकान कांग्रेस शासित राज्यों में क्यों नहीं चलती, पूछिए। तो
माननीय पूजा त्रिपाठी जी, नदवी साहब को आपकी मोहब्बत की दुकान हिमाचल में क्यों नहीं जल रही है, ये सवाल के साथ में उत्तर की अपेक्षा है। आगे बाद उत्तर है। देखिए, हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर का पूरा कानून है, और आप मौलवी साहब मुफ्ती साहब मुझे बता दे कि कब कौन सा पॉलिटिकल लीडर इन दंगाइयों के समर्थन में खड़ा हुआ है, इन दंगाइयों के साथ खड़ा हुआ है। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है तो वो लॉ एंड ऑर्डर का होगा। इसमें इस बात को, चाहे तेलंगाना हो, चाहे कर्नाटक हो, चाहे हिमाचल हो, हम इस बात पर कोई भी डाइल्यूटेड स्टैंड नहीं रखते कि जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है उसको लॉ एंड ऑर्डर से ही संभाला जाएगा। तो ये इन्हें पता नहीं हिमाचल की क्या दिक्कत है, पर हिमाचल में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम है, और हिमाचल में से लॉ एंड ऑर्डर से ही, बिना किसी स्टेट समर्थन के, लॉ एंड ऑर्डर से ही उसको निपटारा किया जाएगा और किया जा रहा है। तो नदवी साहब, उनका कहना है कानून व्यवस्था का मसला है, कानून व्यवस्था के तरीकों से ही हल किया जाएगा, चाहे वो तेलंगाना हो और चाहे वो हिमाचल प्रदेश हो। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो फिर तो मोहब्बत की दुकान की भी जरूरत नहीं है। फिर वहां क्यों नहीं चलाई? यहाँ क्यों मोहब्बत की दुकान चला रहे हो भैया? यहाँ क्यों भ्रमित कर रहे हो लोगों को? मत करो भ्रमित, मत चलाओ मोहब्बत की दुकानें। और दूसरी बात, आप जिन बातों पे कटोगे तो मरोगे, लड़ोगे, आपके नेता भी कम नहीं है, ठीक है? वो भी अपशब्द बोलने में, महिलाओं के बारे में जो अपशब्द अभी लोकसभा चुनाव में बोले गए, मैं शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकता हूं। मंडी के बारे में क्या बोला था आपके नेता ने? थोड़ा बात पूरी कीजिए ना नदवी साहब, आधे अधूरी बातें क्यों रह गए? करेंगे, वो समझ रही है मैडम, समझदार है, कांग्रेस की प्रवक्ता है। नहीं, आपकी आवाज दबी हुई है, वो कोई बात नहीं। हम ये कह रहे हैं मैडम कि आपके नेता भी कम नहीं है, आपके नेता भी कम नहीं है। वो लोग भी इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि जिसके जरिए से आपकी पार्टी की और आपके नेताओं की छवि को निकल कर सामने आता। हम बिल्कुल मानते हैं कि सॉफ्ट हिंदुत्व जिस पर आज भारतीय जनता पार्टी अपनी रोटियां सेक रही है, वो आप ही की देन है। आप मानती हैं इस बात को? नहीं मानती हैं? आपके राजीव गांधी, संजय गांधी नहीं मानती हैं? सॉफ्ट हिंदुत्व किसने पॉलिसी है? इस भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में सॉफ्ट हिंदुत्व का नाम, और पॉलिटिशियन में इस तड़के को लाने वाली पार्टी का नाम कांग्रेस है। आप इसको मानेगी और आपको मानना पड़ेगा। आपके राजीव गांधी ने शुरुआत की थी। आपकी पार्टी के एक्स पीएम इंदिरा गांधी के बेटे संजय गांधी ने शुरुआत की थी, आपको पता होना चाहिए। और रही मैडम आपकी पार्टी के नेताओं से मेरा मुद्दीवाना दरखास्त है कि AIMIM के नेताओं के मुंह बिल्कुल ना लगे, और बिल्कुल भी मुंह ना लगे, और किसी भी प्रकार से वो हम लोगों से बिल्कुल बहुत दूर रहे। हमारी जबान का मुकाबला। और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी कोई संदेश है आपका? आपने कांग्रेस प्रवक्ता को तो सीधे तौर पर धमका ही दिया कि हमसे मुंह मत लगना, दूर रहना हमसे। ये भाजपा के लिए, डॉक्टर हितेश वाजपेयी के लिए भी कोई संदेश है आपका? भाजपा के जो माननीय प्रवक्ता हैं वो हमें पहले उसका जवाब दे दें। आप ही ने शुरुआत की थी भैया 2014 में, गाड़ी के टायर के नीचे अगर कोई आ जाए तो फिर उसका क्या होगा, किसके बारे में कहा था? तो आप भाषा भैया, जिस भाषा आपको जैसा सुनना पसंद होगा वैसा ही आपको जवाब मिलेगा। हर एक्शन पर रिएक्शन होगा। आप हमें तू कहेंगे तो हम राष्ट्रपति ओसामा साहब तो सीधे तौर पर हैं, यही भाषा स्वीकार है। जैसी भाषा आप इस्तेमाल करोगे हम उससे बेहतर तरीके से उसी तरीके की भाषा में जवाब दे देंगे। तो रमेश शर्मा जी, कोई उम्मीद बनती है? इस सवाल पर आपके पास आना चाहता हूं, लेकिन पूजा त्रिपाठी कुछ कहना चाह रही थी नदवी साहब को, तो एक बार उनकी बात सुन लेता हूं। जी पूजा जी, नदवी साहब बहुत व्याकुल रहे आपकी प्रतिक्रिया के लिए। हाँ, तो नकवी जी मुझे ऑन एयर धमका दे रहे हैं कि आप हमें दूर रहिए, पर भाजपा की प्रवक्ता माननीय प्रवक्ता है, यही इनका मुखौटा उतारता है कि भाजपा के प्रवक्ता को वो माननीय कह रहे, पर मुझे ऑन एयर वो धमकी दे रहे हैं कि आप हमसे दूर रहिए, आप हमारे खिलाफ कुछ मत बोलिए, हम जैसा बोलेंगे वैसा बोलेंगे। तो बात हिमांशु घूम फिर कर यही पर आ जाती है कि इस देश में राजनीति के गिरते स्तर के लिए इसी प्रकार के नेता जिम्मेदार है। इसी प्रकार की, ये मैं एक लाठी मारूंगा तुम मुझे लाठी मारना, यही जिम्मेदार है।
तुम मुझे कुछ नहीं बोलना, दूर बना के रखना, ये जब आपको एक नेशनल पैनल में जब ये धमकी दे सकते हैं प्रवक्ता को, तो इनकी राजनीति मोर्चों में इनका क्या भाषा होगी ये सभी जानते हैं। तो खैर अब मुझे कुछ सभी जानते हैं। तो नदवी साहब, आपको लग रहा है कि आपको हस्तक्षेप करना चाहिए, कुछ कहना चाहते हैं, शब्द वापस लेना चाहते हैं, या शब्द को और कड़े तरीके से पूजा त्रिपाठी जी को संप्रेषित करना चाहते हैं? नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं। आपको भला हम कैसे धमका सकते हैं? आप गलत समझ रही हैं। हम आपको बिल्कुल नहीं धमका रहे हैं, हम सचेत कर रहे हैं। देखिए, पानी पीना पड़ गया मैडम को, अब हम क्या करें? इसमें भी ओवैसी की आप ऐसे धमकाओगे तो और क्या करेंगे? आप सीधे सीधे कह रहे हो दूर रहना हमसे। ये क्या मैडम, अब ये भी मेरी गलती है क्या? यानी इस देश में कोई भी आपदा आएगी उसके लिए ओवैसी जिम्मेदार? अब मैडम को ऑन एयर और लाइव में मेरे बोलते टाइम पानी पीना पड़ गया, तो इसमें भी मेरे जिम्मेदार एक्टिवेट भैया, इस पे बिठा दीजिए आप। तो नदवी साहब तो अचानक अपने आप को बड़ा बेबस जाहिर करने लगे। लेकिन मैं थोड़ा विमर्श की गंभीरता को बनाए रखने के लिए रमेश जी आपके पास आता हूं। कोई उम्मीद दिखती है आपको भाषाई स्तर पर सुधार की, या आपको लगता है कि इसको अभी और गिरावट के स्तर पर आना है? क्योंकि नेता ऐसा महसूस करते हैं कि वो जितना खराब लहजे में अपने प्रतिद्वंदी के लिए बोलेंगे, जनता के स्तर पर तालियों की आवाज उतनी ही ज्यादा आएगी। देखिए, मुझे निकट भविष्य में भाषा में सुधार होने की बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं है। इस तरह की भाषा में बिल्कुल गिरावट ही आएगी। उसकी कई बार ऐसा होता है कि अच्छे लोग भी, जिनके पास अच्छी डिग्रियां हैं, अच्छे से पढ़ करके आए हैं, वो भी अगर राजनीति में जाते हैं तो वो भी यही बात कहते हैं। जैसे मैं अभी सुन रहा था मुफ्ती साहब की, क्योंकि अगर वो मुफ्ती संभवतः इनकी उपाधि है, दायित्व है मुफ्ती का, और नदवी अगर उपनाम है तो ये नदवा से पढ़े हैं, नदवा का दायित्व है, तो मेरे परिचित मित्र रहे हैं। तो क्या जो मिठास, जो व्यवहार कुशलता, जो शालीनता, जो भाषा रहती है खासतौर से नदवा से आए हुए लोगों की और मुफ्ती के दायित्व की, अगर राजनीति में जाकर के ये भी यही कह रहे हैं कि जिस भाषा में बोलोगे तो उसी का उत्तर मिलेगा, तो फिर कैसे हम भाषा की सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? जिन लोगों के ऊपर यह दायित्व रहता है कि वो समाज को संदेश दें, समाज को समझाएं, किस प्रकार शांति हो सकती है, किस प्रकार भाषा की गरिमा हो सकती है, किस प्रकार व्यवहार उत्तम हो सकता है, उनके ऊपर अगर ये दायित्व है, वो भी राजनीति में जाकर अगर वैसी बात करें तो फिर हम कैसे सुधार की उम्मीद कर सकते हैं? जी, तो कुल मिलाकर रमेश शर्मा जी निराशा के साथ में, और तीनों प्रवक्ताओं की दलील भी आज इस कार्यक्रम के दौरान हमें भविष्य के संदर्भ में कोई उम्मीद नहीं जगाती। उम्मीद कब जागेगी? उम्मीद शायद तब जागेगी जब ऐसे बयानवीरों का जनता के स्तर पर विरोध दिखेगा, चाहे वो वोट की शक्ल में हो, चाहे चुनावी सभाओं से बेरुखी के तौर पर। कुल मिलाकर अब अगर इस देश में नेताओं की भाषा को काबू में किया जाना है तो इसके लिए जनता को ही आगे आना होगा। ये बात समझ में आती है। जनता आगे आएगी तो ये भाषा जरूर सुधर जाएगी। इस उम्मीद के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है अब आज की प्रासंगिक पंक्तियों का। तो हमारे आज की प्रासंगिक पंक्तियां इन हालातों को लेकर कुछ यूं हैं कि औरों के ख्यालात की लेते हैं तलाशी और अपने गरेबां में झांका नहीं जाता। मुजफ्फर वारसी ने जो ये बात कही थी, ये आज के उन नाव पर बखूबी फिट बैठती है जो अपने बयानों के लिए दूसरों को जिम्मेदार ठहराते हैं। बेहतर होगा तो स्वयं के बयानों पर पहले दृष्टि डालें, तो शायद उन्हें अपने शब्दों पर अफसोस हो। इसी के साथ अब मुझे दी याद, कल फिर मिलेंगे नए विषय के साथ। तब तक के लिए साथ।